के साथ ट्रेड किया करते, खूब सारी चीजें बिकती। पर एक चीज बड़ी जोरदार मैं बतानी चाहूंगा आपको, काली मिर्च। वो अपने यहां से काली मिर्च लेके जाया करते थे। जो रोमन थे वो अपने यहां से काली मिर्च लेके जाया करते, खूब फेमस थी काली मिर्च। और कितनी फेमस होगी काली मिर्च आप देख लो, या उनको कितना मजा आता होगा अपनी काली मिर्च में। साउथ इंडिया में अपनी काली मिर्च खूब सारी होती, उनको इतना मजा आता था काली मिर्च में कि अपने यहां के राजाओं ने कहना शुरू किया कि काली मिर्च महंगी है हमारे, तो सब क्या भाव लोगे? तो एक जहाज सोना बराबर एक जहाज काली मिर्च। जहाज भर के सोना दो तो जहाज भर के काली मिर्च लेके चले जाओ हमसे। और सुनिए, रोमन एम्पायर वाले इतने धनवान थे, इतने लग्जरियस थे कि सोना उतार गए काली मिर्च के लिए। और उन्होंने कहा काली मिर्च दो यार, इसमें तो मजा आता है। सुबह सुबह जो तरंग आती है ना काली मिर्च के बाद, वो भाई साहब कहीं नहीं। तो इसके लिए सोना वारी सोना दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। भारत वालों के साथ दिक्कत थी, अपने कुछ भी व्यापार करना है सोना लेना है, सोने के बदले में व्यापार कर लिया करते थे। आज भी देखिए भारत में सर्वाधिक लिक्विड कोई चीज है तो सोना है, कि हर आदमी सोने का स्टॉक अपने पास में रखना चाहता है कि कल को हारी बीमारी खुदा ना खास्ता क्या हो जाए, और कुछ बिके नहीं बिके, और कोई चीज से रुपए मिले नहीं मिले, सोने से मिल जाएंगे। सोने के भाव कम नहीं होने, सोने के भाव ज्यादा होने। तो सोने के प्रति भारत का चाम उन दिनों के अंदर भी हुआ करता था। नीरो परेशान हो गया था और नीरो ने ऑर्डर जारी किए थे बाकायदा कि मूर्खों, दिमाग खराब है तुम्हारा, सोने के बदले में काली मिर्च ला रहे हो। और इस बार यदि मैंने किसी व्यापारी को काली मिर्च के बदले में सोना देते हुए देख लिया तो मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। कहते उसके बावजूद रोमन व्यापारी माने नहीं थे। उन्होंने कहा नीरो तू नहीं जानता रे काली मिर्च में क्या चीज है, कभी रानी से हटके देखेगा तब पता चलेगा। काली मिर्च वाली जो तरंग है भाई साहब वो कहीं नहीं मिलती है। तो देख लो नीरो को, अब आज के बाद नीरो का केवल एक डायलॉग मत याद रखना कि जब नीरो रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। अब कहना कि जब भारत के साथ काली मिर्च के बदले में सोना दिया जा रहा था तब भी बेचारा नीरो चीख रहा था कि यार सोना मत दे, क्यों, सोना महंगा है, काली मिर्च इतनी महंगी नहीं है। पर सब लोग लिया करते थे। और मैं एक इतिहासकार का नाम बताना चाहूं, प्लिनी। प्लिनी नाम का एक इतिहासकार हुआ, वो बड़ा दुख व्यक्त करता है प्लिनी। और जब प्लिनी कहता है कि यार पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है, तो सोने का लेन देन तो होता है लोगों में, अरब से यूरोप पढ़ लेते हैं, यूरोप पढ़ आगे किसी को देते हैं, वो किसी को और को देते हैं। पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है, पर भारत में जाने के बाद वो दफन हो जाता है। भारत में जाने के बाद में ये आगे नहीं निकालते। अपने वाले सोना लेते हैं, अंदर ले जाकर पेटी में बंद करके रखते हैं। सोना नहीं देना भाई साहब किसी को। लुगाइयां अंदर यूं जचा जचा के रखा करती थी अपने सोना। तो उसने कहा कि यार पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है, लेकिन भारत में जाकर दफन हो जाता है। तो कभी रोमन एम्पायर के वो दिन हुआ करते थे जब रोमन एम्पायर अपने पीक पे था, तब भारत के साथ सीधा जलमार्ग से व्यापार किया करता था। काली मिर्च लेके जाया करते थे वो लोग यहां से। भारत पर पहला विदेशी अटैक यदि किसी ने किया था, फर्स्ट फॉरेन अटैक इंडिया पे हुआ था, तो ईरान के एक राजा ने किया था। और ईरान के उस राजा का नाम था डेरियस। डेरियस जिसे हम दारा के नाम से जानते हैं। डेरियस भारत पर पहला अटैक करता है 515 बीसी के आसपास में, और डेरियस ने भारत पर अटैक कर दिया था। ईरान का था, पर डेरियस वाले आक्रमण का भारत पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। डेरियस आया, भारत के इधर पश्चिमी भूभाग पर कब्जा करता है, कब्जा करके वापस लौट जाता है। भारत पर जिस आक्रमण का प्रभाव दिखाई देता है वो बंदा था अलेक्जेंडर। यूनान या इंग्लिश वाले जिसको ग्रीस कहते हैं, वहां का राजा आया था अलेक्जेंडर, जिसका हिंदी वालों ने नाम बना दिया सिकंदर। उस सिकंदर का जो आक्रमण था उसका प्रभाव पड़ा भारत पर, और सिकंदर खूब याद हुआ भारत वालों को। हमने कहावतें बनाई बाकायदा, जो जीता वही सिकंदर। सिकंदर का मतलब विजेता। सिकंदर ने 326 बीसी के आसपास में भारत पर अटैक किया, और वो जो अटैक है वो भारत के लोगों को ज्यादा याद रहा। यूनान से आया था,
इसलिए हमने बाहर के लोगों को यूनानी कहना शुरू कर दिया। सिकंदर के बाद में भारत से कोई बाहर से आता भारत में, हम उसको कहते यूनानी, और ज्यादा अच्छा शब्द लेके, यूनानी से भी एक ज्यादा अच्छा शब्द लेके हम यवन, हम बाहर वाले लोगों को यवन कहा करते थे। सिकंदर के बाद में जब काफी साल बाद में शक, कुषाण और हूणों के भारत पर आक्रमण होने शुरू हुए, हमने वापस कहा कि यवन आ गए हमारे देश में। जब कभी अरब, तुर्क, मुगल, अफगान आने शुरू हुए, हमने ये भी कहा कि यवन है सारे के सारे। जब कालांतर में पुर्तगाली आए हमारे देश में, अंग्रेज आए, तो हम उनको भी यवन कहा करते थे। तो भारत में विदेशियों के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, वो शब्द यवन था। यवन शब्द यूनानियों से बना है, क्योंकि हमें सिकंदर का आक्रमण याद था और सिकंदर यूनान या ग्रीस का रहने वाला था। इसलिए रोमन एम्पायर वाले जब इंडिया से काली मिर्चें ले लेके जाया करते थे, तो हमें यह लगता था रोमन एम्पायर वाले कौन, तो यवन है, यवन हमसे लेके जाते हैं। इसलिए काली मिर्च को भारत में बोलते थे यवन प्रिया, ये सब यवनों की प्रिय है। तो काली मिर्च का तो हमने नाम ही यवन प्रिया निकाल दिया था। ये तो थोड़ी सी बातें तब की बातें हैं जब रोमन एम्पायर और भारत के बीच में संबंध चल रहे थे। रोमन एम्पायर वाली काली मिर्च लेके जा रहे थे और हम उसको यवन प्रिया के नाम से पुकारते थे। कालांतर में रोमन एम्पायर टूट जाता है। रोमन एम्पायर दो भागों में बंट जाता है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। पूर्वी रोमन साम्राज्य, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी तो होगी रोम, और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था इसकी राजधानी भी कुस्तुनतुनिया। कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया कह दो या कॉन्स्टेंटिनोपल कह दो, ये इस पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। टर्की का एक शहर है कुस्तुनतुनिया, जो कि पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी था, या इसको बोलते थे बाइजेंटाइन एम्पायर। तो उस बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी हुआ करता था। तो बाइजेंटाइन एम्पायर कह दो इधर वाले को। बाइजेंटाइन साम्राज्य, इसकी राजधानी हुआ करते थे। अब जब कोई भी साम्राज्य शक्तिशाली होता है ना, तो पैसे भी ज्यादा होते हैं, व्यापार करने के लिए कहीं चला जाता है। जब साम्राज्य टूटता है, और रोमन एम्पायर जब टूटा था, तो पश्चिमी वाला तो जो इसकी राजधानी रोम थी, ये तो इतने भागों में टूट गया था कि पूरा यूरोप यही है, अलग अलग छोटे छोटे टापू बन गए। पुर्तगाल अलग, स्पेन अलग, इंग्लैंड अलग, फ्रांस अलग। पहले किसी टाइम में सारे रोमन एम्पायर के अंदर आया करते थे। इसलिए इन देशों में जो भी लैंग्वेज चलती है उसको आज भी रोमन्स लैंग्वेज कहा जाता है, क्योंकि रोमन साम्राज्य की भाषाएं हुआ करती थी। रोमन्स लैंग्वेज है ये, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, इटालियन, ये सब रोमन्स लैंग्वेज है, क्योंकि रोमन एम्पायर की भाषा ही हुआ करती। तो वो तो खूब भागों में टूट गया। इधर वाला थोड़ा शक्तिशाली था, टर्की वाला जो था, कुस्तुनतुनिया वाला जो था, ईसाइयों का राज्य। पर जब साम्राज्य टूटा, इतना शक्तिशाली नहीं बचा। जब दो टुकड़े हुए, एक टुकड़े के तो बहुत सारे टुकड़े हो गए, तो सब बिजनेस कैसे किया जाए। अब इन लोगों की सीधी जो मार थी इंडिया में, जो डायरेक्टली साउथ इंडिया के अंदर सामान लेके जाया करते थे, वो हट गया। अब इतने बड़े कोई राजा नहीं थे जो डायरेक्टली जहाज भेजते, अपने यहां से सामान लेके जाते। तो एक नया तरीका खोजा गया। नया तरीका क्या था कि अब ये कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया, ये मान लो इंडिया, यहां से सामान लेके जाएंगे अरब। अरब इंडिया से सामान लेंगे, कुस्तुनतुनिया जाएंगे, और कुस्तुनतुनिया में कुछ आगे खरीदने वाले आएंगे जो उस सामान को लेके यूरोप चले जाएंगे। मतलब लैंड रूट, स्थल मार्ग से व्यापार किया जाएगा, और किसके द्वारा किया जाएगा, अरबों के द्वारा किया जाएगा। तो भारत और यूरोप के बीच में मीडिएटर कोई बन गए थे, तो मीडिएटर अरब थे। इंडिया से सामान खरीदते अरब, कुस्तुनतुनिया तक जाते, कुस्तुनतुनिया से आगे यूरोप वाले सामान लेने के लिए तैयार रहते थे। मतलब कुस्तुनतुनिया एक पॉइंट था जहां पर ले जाकर अरब अपना सामान बेचते थे, यूरोप का सामान खरीदते थे, वो इंडिया लाके बेच देते, और इंडिया का सामान उधर लेके चले जाया करते थे। कई सालों तक ठीक व्यवस्था रही। ठीक है साहब, अपने से सामान खरीदो अरब, अरब लेके चले जाओ कुस्तुनतुनिया, यहां से यूरोप वाले खरीद लेंगे, आगे ले जाएंगे। यूरोप वालों का सामान खरीदो अरब, कुस्तुनतुनिया से, यहां से वापस आ जाओ। कुस्तुनतुनिया या कॉन्स्टेंटिनोपल जो है वो आपका टर्की का एक शहर है, ईसाइयों का राज्य हुआ करता था, विद्वानों की नगरी हुआ करती थी। इधर एक नई शक्ति एशिया के अंदर उभर रही थी अपने, वो थे तुर्क। सबसे पहले जो इस्लाम आया था वो अरबों में आया था। सबसे पहले जो मुसलमान बने थे वो अरब बने थे। फिर अरबों ने
तुर्कों को पकड़ पकड़ के मुसलमान बनाया। तो अरबों द्वारा तुर्कों को मुसलमान बनाया गया था, इस्लाम में लिया गया था। पर एक बार तुर्क जब इस्लाम में आ गए थे, उसके बाद गाजी बन गए थे। गाजी मतलब वे योद्धा जो धर्म के लिए लड़ते हैं, उनको गाजी कहा जाता है। और तुर्क उसके बाद गाजी बने थे। इस्लाम की पताका यदि किसी ने फहरानी शुरू की थी बाद में, तो तुर्क थे। जगह जगह पर वो गए और उन्होंने जाके इस्लाम का झंडा फहराया। इसी कारण में तुर्क 1453 में कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लेते हैं। 1453 में इन लोगों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कॉन्स्टेंटिनोपल पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था। और जब इन्होंने कुस्तुनतुनिया पे कब्जा किया तुर्कों ने, इसके बाद तुर्कों ने कहा कि यदि कोई इधर आ गया ना सामान वामान बेचने के लिए, टांगे तोड़ेंगे हम। इस पूरे वाले इलाके पे इनका कब्जा हो गया था। इन्होंने अरबों का इधर आना बंद करवा दिया, अरबों का इधर आना बंद करवा दिया, यूरोपियंस का इधर आना बंद करवा दिया। तो वास्तव में इंडिया से जो सामान अरबों के माध्यम से कुस्तुनतुनिया होता हुआ यूरोप पहुंचता था, वो सामान जाना बंद हो गया, ब्लॉक कर दिए थे, ब्लॉक्ड कर दिया था पूरी तरीके से। जो लैंड रूट था, जो व्यापारिक मार्ग था, जो स्थल व्यापारिक मार्ग था, वो खत्म कर दिया गया था। किसके द्वारा? तो तुर्कों के द्वारा। कब कब्जा कर लिया था? 1453 में कब्जा कर लिया था। कहां पर कब्जा कर लिया था? कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया था। कुस्तुनतुनिया क्या था? तो पूर्वी रोमन साम्राज्य या बाइजेंटाइन एम्पायर जो हुआ करता था, उसकी राजधानी हुआ करती थी, और इस पर इनके द्वारा कब्जा कर लिया गया था। यहीं से जब ये रूट खत्म कर दिया गया, तो यूरोप वालों के अपना सामान जाना बंद हो गया। आवश्यकता आविष्कार की जननी है कि नेसेसिटी जब होती है ना, तो इन्वेंशन हो जाते हैं। जब काली मिर्च जानी बंद हुई और यूरोप वालों से बिना काली मिर्च के नहीं रहा गया, तो साहब अब लाएं कहां से? ये रूट तो बंद है, इस रूट से तो जा ही नहीं सकते। तो नए रूट खोजे गए, और जो नए रूट थे वो समुद्री मार्ग थे। इसलिए यूरोपियन जब भारत के अंदर आए थे, तो समुद्री मार्गों से आए थे, और उन्हें किसी टाइम में भारत के समुद्री मार्गों की जानकारी भी थी। उनको ये पता था कि हमारे पूर्वज कभी समुद्री मार्गों से भारत जाते थे, पर भूल गए थे। वो मार्ग कौन कौन से, उनके बारे में वो नहीं जानते थे। पर जब 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्क कब्जा करके स्थल मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं, व्यापारिक मार्गों को अवरुद्ध कर देते हैं भारत से यूरोप के बीच होने वाले, तो नए मार्ग खोजे गए। वो नए जल मार्ग थे। वो जल मार्ग खोजने में सबसे पहले यदि किसी को कामयाबी मिली थी, तो वो पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों में वह आदमी जो सबसे पहले भारत आ गया था, वो वास्को डी गामा था। इसलिए हम तीसरी क्लास से पढ़ते आए कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी। कई बार गुस्सा आता कि खोज की, हम कौन से गुमशुदा थे, कहीं लापता हो गए थे हम, कि हमारी खोज करनी पड़ जाए। पर उनकी दृष्टि से देखा जाए तो वाकई हम खो गए थे, क्योंकि रूट बंद हो गया था। एक नया रूट उन लोगों ने खोजा था। इसलिए हम कहते हैं कि भारत की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो वास्को डी गामा भारत की खोज करने वाला था। इसका मतलब यह नहीं है कि भारत कहीं खोया हुआ था, या भारत गुमनामी के अंधेरे के अंदर जी रहा था। भारत एकदम सशक्त पोजीशन के अंदर था, पर यूरोपियन को रास्ते नहीं पता थे। वास्तव में जब हम कहते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, तभी हमें बता रहे होते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज की थी। अभी मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूं। देखो, शुरू में एक मैप दिखा रहा था मैं आपको, वो मैप ये है। ये कॉन्स्टेंटिनोपल है आपका। यहां पर ये कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ करता था। यहां पर आप मैप में देखें तो कॉन्स्टेंटिनोपल है। ये टर्की का एक शहर है। अरब इधर से अपने इंडिया आया करते थे। इंडिया आके ये पर्सिया होते हुए, फारस होते हुए, बगदाद, इराक होते हुए अरब यहां से सामान लेके टर्की जाते। इधर यूरोप आ जाता आगे, यूरोप वाले इधर आते और अपना सामान लेके उधर जाया करते थे। पर कब कब्जा कर लिया था, ये याद रखने वाली बात है कि 1453 के अंदर कब्जा कर लिया गया था। 1453 में कौन कब्जा कर लेता है? तो 1453 में तुर्क कब्जा कर लेते हैं। तुर्कों ने कहां पर कब्जा कर लिया था? कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया था। कुस्तुनतुनिया किसका एक शहर है? तो कुस्तुनतुनिया यूरोप का एक शहर है। लिखो, यहां से लिखना शुरू करो। थोड़ी सी बातें लिखो, फिर मैं एक एक का अलग अलग बायोडाटा पढ़ेंगे। थोड़ा सा लिखो। लिखो 1453 ईस्वी में, इन 1453 एडी। सन याद रखना, कोई पूछ लेगा डायरेक्टली उठा के। 1453 ईस्वी में, इन 1453 एडी, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। कुस्तुनतुनिया के कोष्टक में लिख लेना, टर्की, तुर्की। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था। टर्क्स ऑक्यूपाइड कुस्तुनतुनिया, टर्क्स ऑक्यूपाइड या कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल, टर्क्स कैप्चर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था।
तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था तथा भारत व यूरोप के बीच के व्यापारिक स्थल मार्ग अवरुद्ध कर दिए थे तथा भारत तथा यूरोप के बीच के व्यापारिक स्थल मार्ग अवरुद्ध कर दिए थे एंड दे ब्लॉक्ड ट्रेड रूट्स बिटवीन इंडिया टू यूरोप एंड दे ब्लॉक्ड ट्रेड रूट्स बिटवीन इंडिया टू यूरोप तथा उन्होंने भारत से यूरोप के बीच के व्यापारिक स्थल मार्ग अवरुद्ध कर दिए थे। ट्रेड लैंड रूट्स लिखना, दे ब्लॉक्ड ट्रेड लैंड रूट्स बिटवीन इंडिया टू यूरोप, दे ब्लॉक्ड ट्रेड लैंड रूट बिटवीन इंडिया टू यूरोप, भारत से यूरोप के बीच के जो भी आपके स्थल मार्ग थे अवरुद्ध कर दिए थे। याद रहेगी बात कि कॉन्स्टेंटिनोपल कहां पर पड़ता है? तो टर्की के अंदर पड़ता है। ये वाला जो इधर वाला रास्ता इंडिया वाला आया करता था, जब तुर्कों ने यहां पर कब्जा किया था तो तुर्क ब्लॉक कर देते। तुर्कों ने कहा कि नहीं, हमारे एरिया में कोई नहीं आएगा रे। और तुर्क बड़े अजीब से लोग थे। कहते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल में जब इन्होंने कब्जा किया था तो ईसाइयों की खूब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी थी, ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा था कुस्तुनतुनिया में, इन्होंने आग लगा दी थी सब किताबों में। अब जब आगे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे खाली एक पादरी हुआ करता था बेसारियोन, वो 800 किताबें लेके इटली भाग गया था। आप पढ़ोगे कि पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में इसीलिए हुई थी, रेनेसा इसीलिए इटली के अंदर आया था कि कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता, डिक्लाइन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है। इस वजह से यहाँ का ज्ञान विज्ञान पूरा का पूरा यूरोप की तरफ शिफ्ट हुआ। तुर्कों का ज्ञान विज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। जाहिल गंवार कौम थी जो केवल लड़ना और जीतना और मरना जानती थी। मरे लड़े और जीते, इस मामले में खूब बहादुर थे तुर्क। तो तुर्क यहाँ कब्जा करते हैं और कब्जा करके इसको पूरी तरीके से क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। अतः यूरोप वालों ने नए जलमार्ग खोजने की कोशिश की। लिखो, अतः यूरोपियन ने नए जलमार्ग खोजने की कोशिश की। अतः यूरोपियन ने नए जलमार्ग खोजने की कोशिश की। सो यूरोपियन tried to invent new sea routes. So Europeans tried to invent new sea routes. अतः यूरोपियन ने नए जलमार्ग खोजने की कोशिश की। So Europeans tried to invent new sea routes. यूरोपियन ने नए जलमार्ग खोजने की कोशिश की कि इधर से नहीं जाने देते, हम जलमार्ग खोजेंगे। ये जलमार्ग की जो कोशिशें करवाने वाले लोग थे, इनमें दो लोग बड़े जोरदार से बंदे, दो बंदों का मैं बताना चाहूंगा आपको। एक स्पेन की रानी हुआ करती थी, क्वीन इसाबेला। नीचे नाम लिखा हुआ आ रहा होगा, देखिए आप, क्वीन इसाबेला। इसाबेला नाम करके क्वीन हुआ करती थी। और इसाबेला ने कहा कि मैं दूंगी पैसे, जाओ और जाके इंडिया का रूट ढूंढो। या एक राजा और हुआ करता था, उस राजा को हम बोलते हैं प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। पुर्तगाल का एक राजा हुआ करता था हेनरी, जिसने यूरोपीय मतलब समुद्री यात्राओं को इतना प्रोत्साहन दिया था कि उसके नाम क्या कि नेविगेटर पड़ गया। तो स्पेन की रानी कौन सी है? स्पेन की रानी का नाम तो इसाबेला, स्पेन की रानी इसाबेला। और पुर्तगाल का राजा कौन? तो पुर्तगाल का राजा हेनरी, जिन्होंने समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिया था। तो समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन देने वाले यूरोप में राजा हुए, क्योंकि राजतंत्र था जी, यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा कोशिश करेगा तभी तो चीजें होगी। और लोगों को काली मिर्च की आवश्यकता है, यदि राजा वो काली मिर्च नहीं दिलवाएगा तो कौन काली मिर्च दिलवाएगा? वो तो दोनों ने भाई। तो रानी का नाम तो क्या आपके? इसाबेला। तो इसाबेला तो रानी है, कहां की रानी है? तो स्पेन की इसाबेला। और इसको आप लिख लो हेनरी। हेनरी कोष्टक में लिखना द नेविगेटर। इन्होंने समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिए थे। लिखो, देखिए, स्पेन की रानी इसाबेला, क्वीन इसाबेला ऑफ स्पेन, स्पेन की रानी इसाबेला, क्वीन इसाबेला ऑफ स्पेन, स्पेन की रानी इसाबेला, क्वीन इसाबेला ऑफ स्पेन, तथा पुर्तगाल के राजा हेनरी एंड पोर्तुगीज किंग हेनरी। कोष्टक में लिखना द नेविगेटर, हिंदी इंग्लिश वाले दोनों लिख लेना द नेविगेटर। पुर्तगाल के राजा हेनरी, पुर्तगाल के राजा हेनरी एंड पोर्तुगीज किंग हेनरी, कोष्टक में लिखना द नेविगेटर। स्पेन की रानी इसाबेला तथा पुर्तगाल के राजा हेनरी ने समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिया था, समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिया था। प्रमोटेड सी वॉयज,
अरे क्या है, प्रमोटेड सी वॉयज, समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिया था। किस किसने प्रोत्साहन दिया आपके? तो एक तो आपके इसाबेला ने और एक आपके हेनरी द नेविगेटर। दोबारा लिख लो लाइन। स्पेन की रानी इसाबेला तथा पुर्तगाल के राजा हेनरी ने समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिया था। क्वीन इसाबेला ऑफ स्पेन एंड पोर्तुगीज किंग हेनरी द नेविगेटर प्रमोटेड सी वॉयज, समुद्री यात्राओं को प्रोत्साहन दिया था। इन दोनों ने कहा कि पैसे लो हमसे खूब सारे और जाओ, तुम तो नए नए जलमार्गों की खोज करो और नए नए जलमार्गों की खोज करके हमें बताओ और इंडिया जाने का रास्ता ढूंढो यार। कोई बात नहीं, अरबों तुर्कों ने इधर वाला जो रूट है वो अपना ब्लॉक कर दिया, तो और रूट भी तो होते होंगे यार, कहीं से तो इंडिया जाया जा सकता होगा। लाओ यार काली मिर्च लाओ, ऐसे पार नहीं पड़ेगी। इसाबेला ने जिस एक बंदे को भेजा था, उस बंदे को आप सारे लोग जानते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस। कोलंबस जो था वो इसाबेला द्वारा भेजा गया था, स्पेन द्वारा भेजा गया था। एक बड़ा सा जहाजी बेड़ा दिया गया कोलंबस को, कोलंबस जाओ तुम इंडिया ढूंढो। कोलंबस समुद्र में चलता गया चलता गया चलता गया। उसे कल इतना पता था इंडिया के बारे में कि इंडिया के लोग काले हैं, पहले वालों ने बता रखा था, इतना थोड़ा जानकारी होगी, कहानियों के माध्यम से कभी सुना होगा। और कोलंबस का जहाज समुद्र में गुम गया, खो गया जहाज, किधर जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा था। अचानक जहाज एक बंदरगाह पर पहुंचा और बंदरगाह पर उसको खूब काले लोग दिखाई दिए। उसने कहा इंडिया इंडिया, हम इंडिया आ गए, इंडिया आ गए। उतर के जब लोगों से पूछा कि तुम इंडियंस हो, उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम गलत आ गए, तुम वेस्ट के अंदर आ गए हो, इंडिया ईस्ट में है, भारत पूर्वी दिशा के अंदर रह गया है, तुम पश्चिम में आ गए। उसने कहा कोई नहीं यार, हो तो तुम भी उनके जैसे ही, तुम वेस्ट इंडीज हो। तो वो उधर अमेरिका चला जाता है, वेस्ट इंडीज चला जाता है। तो कोलंबस खोजने भारत निकला था, चला अमेरिका गया था, वेस्ट इंडीज की तरफ चला गया था वो। इसलिए उसने कहा कि चलो मैं इंडिया देखने आया था, इंडिया पूर्व वाला इंडिया नहीं देख सका तो मैंने पश्चिम वाला इंडिया देख लिया, तुम वेस्ट इंडीज हो। तो कोई अपने वाला बाद में मिला होगा तो उसने कोलंबस को कहा होगा कि कोलंबस इतने काले भी नहीं है यार, कम से कम होड़ तो इनके जैसे एकदम ही नहीं है, थोड़ा तो यार लिहाज करते। हम इंडियन थोड़े अलग हैं यार इनसे, क्रिस गेल, डेवेन ब्राउ अलग ही नजर आते हैं हमारे वाले में से, हम उनके जैसे नहीं है एकदम। पर वो नाम दे गया तो दे गया। तो उधर तो कोलंबस गया था। तो याद रखे, मैंने यूं ही बताई बातों तक इसाबेला से रिलेट कर सको आप कि इसाबेला ने जिस बंदे को भेजा था वो बंदा कौन था? तो कोलंबस था। अपने काम का बंदा दूसरा है, अपने काम का बंदा था बार्थोलोम्यू डियाज। इधर पुर्तगाल से एक यात्री निकला हुआ था बार्थोलोम्यू डियाज, और हिंदी में अपने करते हैं बार्थोलोम्यू डियाज। हिंदी में तो कहते हैं बार्थोलोम्यू डियाज, इंग्लिश वालों की थोड़ी सी स्पेलिंग अलग हो जाती है। ये क्या है वास्तव में पोर्तुगीज नेम है तो थोड़ा अलग हो जाता है। और ये बार्थोलोम्यू डियाज जो था ये 1487 में अफ्रीका के नीचे वाले भाग के अंदर पहुंच जाता है। अफ्रीका का नीचे वाला जो भाग था उसको आजकल अपने बोलते हैं कैप ऑफ गुड होप। मैं भी दिखाऊंगा आपको, लक्षता में वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर और अच्छे से समझाएंगे। कैप ऑफ गुड होप, या हिंदी वाले तो अपने और शानदार नाम देते हैं उत्तम आशा अंतरीप। उत्तम आशा अंतरीप, ये उस टिप पे पहुंच गया था, उत्तम आशा अंतरीप तक पहुंच गया था। मैं दिखाता हूं, देखो आपको ये वाली जगह पुर्तगाल का था। वो घूमता घूमता यहां पर अफ्रीका के नीचे वाली टिप पर पहुंच गया, और जब वो नीचे वाली टिप पर पहुंचा ना तो उसको यहां पर कई इंडियन मिले। जहाज खड़ा कर रखा था, आवाज लगा रहे थे वो भी, इंडिया 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 इंडिया, 5 रुपए 10 रुपए इंडिया। बार्थोलोम्यू डियाज उनके पास गए, उसने कहा तुम इंडियन हो? कहा तुम किधर से आते हो? उनका हम तो आ जाते हैं सीधा सीधा इधर से, ये रास्ता पड़ा ऊपर से किनारे किनारे घूमे उधर इंडिया की तरफ चले जाते हैं हम तो। उसने कहा यार हम इंडिया को ढूंढ रहे हैं। ढूंढना क्या है, पड़ा है इंडिया। उसे इस जगह से वो होप नजर आई थी जो इंडिया ले जा सकती है। किसी भी महाद्वीप का नीचे वाला जो टिप होता है, इनको तो कैप कहते हैं, और वह कैप जहां से यूरोपियन को भारत में जाने की होप नजर आई थी, इसलिए कैप का नाम है कैप ऑफ गुड होप। इस कैप ऑफ गुड होप की खोज करने वाला कोई बंदा था, तो उस बंदे का नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। ये बार्थोलोम्यू डियाज कब खोज कर देता है इसकी? तो 1487 में।
बार्थोलोम्यू डियाज कहां का था? पुर्तगाली था। इसीलिए भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आने में सक्षम हो गए थे। हेडिंग डालो पुर्तगाली, पुर्तगाली, पोर्तुगीज। शुरुआत वाली बातें केवल समझाने के लिए थी। लिखो पुर्तगाली, पोर्तुगीज। लिखो 1487 ईस्वी में, इन 1487 एडी, यहां से अपना सिलेबस शुरू हो रहा है भाई। 1487 ईस्वी में, इन 1487 एडी, बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। बार्थोलोम्यू डियाज डिस्कवर्ड उत्तर केप ऑफ गुड होप, डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप। हिंदी वाले दोनों लिख लेना आपने, केप ऑफ गुड होप भी लिखना और हिंदी में उसके कोष्टक में लिखना उत्तम आशा अंतरीप। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप या कोष्टक में लिखना उत्तम आशा अंतरीप की खोज की। अफ्रीका के अंदर जगह पड़ती है। इन 1487 एडी बार्थोलोम्यू डियाज डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप। 1487 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप या कोष्टक में उत्तम आशा अंतरीप की खोज की। इन 1487 एडी बार्थोलोम्यू डियाज डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। किसने खोज की थी? तो बार्थोलोम्यू डियाज ने। कहां का था बार्थोलोम्यू डियाज? तो पुर्तगाल का था। बार्थोलोम्यू डियाज वापस गया और उसने वापस जाके पुर्तगालियों को कहा कि पुर्तगालियों, काली मिर्च मिल गई है अपने को, इंडिया मिल गया है, काली मिर्च ला सकते हैं वहां से। ओ थैंक यू भाई, थैंक यू यार। कितनी लेके आए? उसने कहा मैं गया नहीं यार, पर मुझे वो आशा नजर आई है, वो होप नजर आई है जहां से इंडिया जा सकते हैं। क्या बात करता है, रास्ता मिला तुझे इंडिया जाने का? पक्का इंडिया जाने का रास्ता खोज के आया हूं मैं। और पुर्तगालियों ने अपने राजा को जाकर कहा कि राजा अब तो भेजो यार किसी को जो काली मिर्च लेके आए। और इंडिया आने के लिए जिस बंदे को भेजा गया था, उस बंदे का नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहा कि वास्को डी गामा जाओ और जाके इंडिया से तुम काली मिर्च लेके आओ। तो भारत आने वाला पहला कोई पुर्तगाल यात्री था तो वो वास्को डी गामा था। इंग्लिश वाले थोड़े से स्पेलिंग सही लिखना। ये हम हिंदी में तो डा बोलते हैं, डी बोलते हैं, इंग्लिश वाले तुम डा लिखते हो, तो वास्को दा गामा ही होता है। हिंदी में वो डी गामा ही बोलते हैं उसको। तो वास्को दा गामा था। ये आपके 1498 में, 1498 के अंदर अपने एक बंदरगाह पे आता है, केरल के एक बंदरगाह पे आता है। उस केरल के बंदरगाह का नाम था कालीकट। ये केप ऑफ गुड होप तक आ गया था। केप ऑफ गुड होप पर जब ये आ गया तो वहां फिर अपने वाले कहीं खड़े थे और आवाज लगा रहे थे, आ जाओ चलो भाई इंडिया इंडिया इंडिया। और वहां इसको एक गुज्जू भाई मिले, जिन गुज्जू भाई का नाम था अब्दुल मलिक। और अब्दुल मलिक ने इसको कहा कि हाँ बता भाई, इंडिया मैं चल रहा हूं, कहां चलना है? तो इसने कहा यार मुझे इंडिया ही जाना है। और गुज्जू भाई ने कहा कि, गुजराती थे कि फॉलो मी। बीच में अब्दुल मलिक ने पूछा कि जाना कहां है? इसने कहा जहां काली मिर्च मिले वहां ले चल। तो काली मिर्च तो हमारे साउथ इंडिया में पूरे में मिलती है, जहां अच्छी मिले वहां ले चल। उसने कालीकट चल फिर तो कालीकट आए थे। वेस्टर्न कोस्ट पे अपने कालीकट पड़ता था केरला के अंदर। तो 1498 में वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली यात्री था जो भारत आया था। हेडिंग डालो वास्को डी गामा, वास्को डी गामा, वास्को द गामा। इंग्लिश में लिख लेना, हिंदी में, दोनों अपने हिसाब से लिख लेना। वास्को डी गामा, इंग्लिश में लिखना वास्को दा गामा। अब लिखना शुरू करो। 14 लिखो। यह प्रथम पुर्तगाली यात्री था, यह प्रथम पुर्तगाली यात्री था। He was first Portuguese explorer. He was first Portuguese explorer. यह प्रथम पुर्तगाली यात्री था। He was first Portuguese explorer. 1498 ईस्वी में, इन 1498 एडी, 1498 ईस्वी में, इन 1498 एडी, 1498 ईस्वी में यह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट आपके केरल के अंदर पड़ता है। यह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। He reached at Calicut port. यह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। He reached at Calicut port. यह arrived at Calicut port. He arrived at Calicut port. यह कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। तो कालीकट बंदरगाह पे कब आया था? 1498 में। तीसरी क्लास से याद करते आए
कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो 1498 में, 17 मई 1498 को एक दोपहरी को कालीकट बंदरगाह पर पहुंच जाता है। लाने वाला कौन बंदा था इसको? अब्दुल मलिक। इसी में लिखो, अब्दुल मलिक नामक गुजराती इसका मार्गदर्शक था। ए गुजराती नेम्ड अब्दुल मलिक वाज हिज गाइड। अब्दुल मलिक नामक गुजराती इसका मार्गदर्शक था। अब्दुल मलिक नामक गुजराती इसका मार्गदर्शक था। एक गुजराती नेम्ड अब्दुल मलिक वाज हिज गाइड। अब्दुल मलिक नामक गुजराती इसका मार्गदर्शक था। एक गुजराती नेम्ड अब्दुल मलिक वाज हिज गाइड। अब्दुल मलिक नामक गुजराती इसका मार्गदर्शक था। देखो थोड़ी सी वापस चीज दिखाता हूं मैं आपको। ये पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। लिस्बन से बंदा रवाना हुआ, ये इसके नीचे नीचे चक्कर काटता हुआ यहाँ पर अफ्रीका के चक्कर काटता हुआ अटलांटिक ओशियन के अंदर से इधर से होता हुआ कैप ऑफ गुड होप पहुंचता है। कैप ऑफ गुड होप से इधर से वापस अफ्रीका के किनारे किनारे चलता हुआ ये जो मालिंदी है यहां से ये ट्रैक पकड़ता है। यहां तक तो घूमते 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 आ रहा था, यहां से ट्रैक पकड़ा और अपने कालीकट आ गया था। कालीकट बंदरगाह। कालीकट बंदरगाह आपने कहां पड़ता है? तो कालीकट बंदरगाह आपने केरला में पड़ता है। तो ये इसका रूट है, देख लेना। वास्को डी गामा भारत में किस रूट से आया था? तो अफ्रीका का चक्कर काटता हुआ आया था, इतना याद रखना आपने। तो अफ्रीका के पूरे चक्कर लगाता हुआ इंडिया की तरफ आया था। कैप ऑफ गुड होप तक अकेला आया था, वहां से आगे अब्दुल मलिक इसको लेके आ गया था। ये वाली बात थोड़ा सा आपके सामने मैप पड़ा है, आप देख लेना कि उसकी फर्स्ट वॉयेज, उसकी जो प्रथम यात्रा थी वो किस प्रकार से हुई थी, वो हमारी बताई हुई है इसके अंदर। कालीकट में राजा को बोलते थे जमोरीन। कालीकट में राजा को क्या बोला करते थे? जमोरीन कहा करते थे। ये उपाधि है राजा की, राजा का नाम नहीं है जमोरीन। जिस प्रकार मैं कहूं कि मेवाड़ के राजाओं को राणा कहा जाता था, मैं कहूं कि भारत के बादशाहों को, भारत में मुगलों को बादशाह कहा जाता था, मुगलों से पहले वाले लोगों को सुल्तान कहा जाता था, जैसलमेर के राजाओं को महारावल कहा जाता था, उसी प्रकार कालीकट के जो राजा थे उनको बोलते थे जमोरीन। और जब जमोरीन को पता चला कि कोई समुद्री यात्री आया है, व्यापार करने के लिए आया, जमोरीन आगे गया और जमोरीन जाकर वेलकम वास्को डी गामा। तो वास्को डी गामा का वेलकम करने के लिए खुद कालीकट का राजा चला गया था। कालीकट के राजा क्या बोलते थे? जमोरीन बोलते थे। लिखो, कालीकट के जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरीन ऑफ कालीकट, जमोरीन की क्वेश्चन लिख लेना, राजा। कालीकट के जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरीन ऑफ कालीकट वेलकम्ड वास्को डी गामा। वास्को दा गामा वेलकम्ड वास्को दा गामा। जमोरीन ऑफ कालीकट वेलकम्ड वास्को दा गामा। कालीकट के जमोरीन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। जमोरीन ऑफ कालीकट वेलकम्ड वास्को दा गामा। कहते हैं कि जमोरीन इसलिए गया था कि यार बाहर से जो भी आते थे ना गिफ्ट लाते थे खूब अच्छे अच्छे, और अपने राजा महाराजा लोग यार गिफ्ट लाएंगे, मजा आएगा। ये अब भी प्रवृत्ति है ना अपने में कि आज भी छोटे टावर होते जन्मदिन पे, जन्मदिन का जितना कोड नहीं है उससे ज्यादा कोड ये है कि गिफ्ट कौन कैसे कैसे लेके आया था। होली दिवाली पे रामा श्यामा करने जाते थे तो रामा श्यामा का कोड नहीं, कौन सी भाबू ने और कौन सी काकीसा ने कितने रुपए दिए उनका ज्यादा कोड हुआ करता था। जमोरीन वैसा ही बच्चा था कुछ, और जमोरीन ने कहा यार वास्को डी गामा क्या क्या लाया, और वास्को डी गामा को ढंग का गिफ्ट नहीं लाया था। और 2-4 कांच की गिलासी ला के दिए थे, 2-4 को दारू की बोतलें ला दी थी, और जमोरीन नाराज हो गया। जमोरीन ने कहा ये क्या तरीका है, बिजनेस करने आए हो भारत में, मेरे से बिजनेस करोगे, मेरे से काली मिर्च लोगे, अरे तो छोटे छोटे गिफ्ट लाए, चिंदी चोरों की तरह गिफ्ट लाया, ढंग के गिफ्ट तो लाता। मुझे लगा गोरे आदमी ढंग के गिफ्ट लाएंगे। सही कहा था अरबों ने कि तेरे से बातचीत नहीं करनी चाहिए। अरे जमोरीन जब मिलने जा रहा था तो अरब अपने पहले से बिजनेस क्या करते थे, यहां से सामान कौन खरीदता था? पहले अरब खरीदते थे। अरबों ने कहा था मत जाओ, ये गोरी चमड़ी वाले बहुत खराब है, और एक बार आ गए ना तो देख लेना पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, तुम्हारे देश पे कब्जा कर लेंगे। जमोरीन ने कहा छोड़, रंग देख तू तो कितना गोरा आदमी है, थू थू नजर नहीं लग जाए इसके, मैं मिलूंगा इससे। पर जमोरीन निराश हुआ वास्को डी गामा से मिलके, और उसने कहा मैं बिजनेस नहीं करने दूंगा तुम्हें। वास्को डी गामा ने कहा सुन, तेरी परमिशन नहीं चाहिए। तोपें लाया था वास्को डी गामा अपने साथ में, उसने एक तोप लगा के कालीकट के जमोरीन का महल उड़ा दिया था, और कालीकट के जमोरीन ने सरेंडर किया। उसने काली गाय हूं मैं तेरी, तू कहेगा वैसे कर ले। अरे महल तो मत तोड़ यार। उसने कहा फालतू की पंचायती करता है,
ये करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा मैं तेरे को। काली मिर्च खरीदता है। जब वास्को डी गामा काली मिर्च लेकर वहां से गया था, कहते हैं जब वास्को डी गामा रवाना हुआ था लिस्बन से, तब चर्च, पुर्तगाल के सारे चर्च में प्रार्थनाएं की गई थी कि जीसस वास्को डी गामा को सफल करना, काली मिर्च लेकर आए। बिना काली मिर्च के आंतड़ियां टूट रही है, आंतड़ियां हमारी। और जब वास्को डी गामा वापस पहुंचा काली मिर्च लेके, क्या पुर्तगाली राजी हुए, अरे वास्को डी गामा काली मिर्च लाया, काली मिर्च मुंह मांगे दामों में खरीदी थी। कहते वास्को डी गामा को भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ था, 60 टाइम्स प्रॉफिट वास्को डी गामा को भारत के साथ व्यापार के अंदर। किसको कहते हैं यार? इसका मतलब कि 1 रुपए वाली चीज को पुर्तगाल में 60 रुपए में बेचा था उसने। पहले भी होता था फायदा तो, लेकिन पहले वाला फायदा बिचौलिए खा जाया करते थे, और मीडिएटर कौन हुआ करते थे? अरब होते थे। तो पहले सारा का सारा फायदा अरब ले जाया करते थे, अब वो फायदा किसको मिल रहा था? अब डायरेक्ट पुर्तगालियों को मिल रहा था। लिखो 15-20 स्टार लगा के लिखो। वास्को डी गामा को भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ था। वास्को डी गामा को भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ था। वास्को द गामा got 60 times profit in trade with India. Vasco da Gama got 60 times profit in trade with India. वास्को डी गामा को भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ था। वास्को डी गामा को भारत के साथ व्यापार में 60 गुना फायदा हुआ था। वास्को द गामा got 60 times profit in trade with India. तो वास्को डी गामा के बारे में याद रखने वाले फैक्ट अपने पास क्या क्या है कि वो 1498 में कालीकट बंदरगाह पर आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री था, जो अब्दुल मलिक नाम के गुजराती के साथ में आया था। कालीकट के जमोरिन ने आगे जाकर उसका स्वागत किया था, और भारत के साथ जब वो बिजनेस करता है तो उसको कितने गुना फायदा होता है? तो उसको 60 गुना फायदा होता है। उसने जाके बताया दूसरे वालों को कि जाओ बिजनेस करो इंडिया के साथ में। इसलिए लगातार दूसरा यात्री आता है। 1500 में दूसरा यात्री आ जाता है। उस दूसरे यात्री का नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। आप फोटो देख रहे होंगे अल्वारेज कैब्राल की। इस बार आया था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। यह दूसरा पुर्तगाली यात्री था जो इंडिया आया था। अब पहला तो कोई नहीं पूछे भाई, वास्को डी गामा इतना पॉपुलर हो गया कि टाबर टाबर को याद है, इसलिए कोई आपसे दूसरा पूछ लेगा कि दूसरा पुर्तगाली यात्री कौन था। तो ये लिखा जाए, हेडिंग डालो, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। लिख लो, इसके आगे बराबर करके लिख लो। यह दूसरा पुर्तगाली यात्री था। He was second Portuguese explorer. यह दूसरा पुर्तगाली यात्री था।